तो अब लॉज ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट में कुछ अलग अलग फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। कौन से फोर्स डिस्कस करेंगे? तो ये 5 तरह के फोर्स डिस्कस करेंगे अपन। इस वाले वीडियो में अपन ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियोस में ये बाकी के फोर्स डिस्कस करेंगे। इसमें से जो लास्ट वाला फोर्स है हिंज फोर्स, ये इस चैप्टर में नहीं कर रहे हैं अपन, ये अपन करेंगे जब अपन रोटेशनल डायनामिक्स करेंगे। ठीक है, जब अपन रोटेशनल डायनामिक्स करेंगे उस टाइम पे हिंज फोर्स को डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी 4 फोर्सेस जो हैं वो अभी डिस्कस करेंगे अगले कुछ वीडियोस में, ठीक है। अच्छा, इन फोर्सेस को अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि लॉज ऑफ मोशन पढ़ने में हमारा एम क्या होता है, हम बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। और बॉडी का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हमको उस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, उन फोर्सेस के बारे में अपने को 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए कि एक तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, और दूसरा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ये 2 चीजें यदि मालूम चल जाएं तो हम उस बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मोशन को डिस्क्राइब करना बेसिकली मतलब कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, किस डायरेक्शन में है ना, कितने टाइम में कहाँ तक पहुंचेगा, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो हम ये जो बोल रहे हैं कि फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, तो इन फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए कि इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, और इन फोर्सेस का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ये बेसिक्स हैं, ये अपने को क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि क्या है, किसी भी सिचुएशन में किसी भी बॉडी पे इनमें से एक से ज़्यादा फोर्स एक साथ एक्ट कर सकता है, ठीक है। उस बॉडी पे एक ही टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन, चारों फोर्स एक साथ एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये अपने को मालूम होना चाहिए। तो इस कंटेक्स्ट में अपन डिस्कस करेंगे इन सारे फोर्सेस को, हिंज फोर्स को रोटेशनल डायनामिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस करने के पहले मैं एक चीज कह दूं कि ये फोर्सेस जो है ना, ये फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है। फंडामेंटल फोर्सेस क्या हुए कि जो फोर्सेस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं किसी को नहीं मालूम है, पर वो फोर्सेस हैं, ठीक है। इनमें से केवल एक ही फोर्स है जो फंडामेंटल फोर्स है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वो एग्जिस्ट करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है किसी को नहीं मालूम। इनमें से बाकी तीनों फोर्सेस को हम पता लगा सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो क्यों आया, ठीक है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है तो हमको मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। या टेंशन है स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में टेंशन क्यों हुई ये हमको मालूम है, ठीक है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में क्यों एक्ट करता है हमको नहीं मालूम। तो फंडामेंटल फोर्स क्या है, यूनिवर्स में 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कौन कौन से? ये 4 फोर्सेस, ये 4 फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है। और मतलब आप सोचें कि पूरे यूनिवर्स में इन 4 फोर्सेस के अलावा कोई 5वां फोर्स है ही नहीं। और पूरा यूनिवर्स, है ना, स्टार्स से लेकर के जो इतनी बड़ी बॉडीज हैं उनसे लेकर के एटम्स तक, या एटम के अंदर न्यूक्लियस तक, है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं उस लेवल तक, ये पूरा यूनिवर्स जो है वो इन 4 फोर्सेस पे ही चल रहा है, ठीक है। कितनी बड़ी बात है। तो इन फोर्सेस को एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया है। तो एक छोटी सी क्लिप है, क्योंकि वहां पर डिस्कस कर चुके हैं तो उसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, है ना, उस वीडियो की एक पार्ट क्लिप जो है ना, वो अभी मतलब इसके तुरंत बाद, है ना, इसको मैं प्ले कर दूंगा इसी वीडियो के पार्ट में। कुल 7 मिनट का है ना, आप देख लें, उससे आपको आइडिया तो लग ही जाएगा, है ना। बहुत, एक तो टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट आएगा, है कि नहीं। पर ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि फंडामेंटल फोर्सेस ये हैं, ठीक है। ये फोर्सेस जो अपन जो डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है, बट इनका नेचर हमको पता करना है लॉज ऑफ मोशन स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब उस वाले चैप्टर का एक पार्ट क्लिप जो है ना, चैप्टर 1 का, उसको मैं प्ले करता हूँ। अच्छा, हमने ये ऊपर यहाँ पे बोला है ना, और यहाँ पे भी चार्ज को डिस्कस करते टाइम
कि ये चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस या तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं या आपस में रिपेल करते हैं। तो हमको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि भाई इनका मतलब एक्चुअल न्यूमेरिकल फोर्स कितना लगता है, वो तो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। पर एक रफ आइडिया होना चाहिए कि जैसे बाकी फोर्सेस जो हैं उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं एक बार, इंटरेस्टिंग है। तो यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। मतलब आप सोचिए, है ना, सोचने वाली बात है। पूरा यूनिवर्स जो है वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस पे ही टिका है। ठीक है, और 5वें फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कितनी बड़ी बात है। इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स जो है वो 4 फोर्सेस पे ही चल रहा है बेसिकली। तो कौन कौन से फोर्स हो गए, अभी देखते हैं चारों फोर्सेस को। तो इसमें 2 फोर्स तो अब हमारे को फैमिलियर हो गए हम, है ना। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने पढ़ लिया। तो चूंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से शुरू कर रहे हैं, तो यदि इस फोर्स को यदि मैं 1 यूनिट का मान लूँ, ठीक है, तो देखते हैं बाकी फोर्सेस जो हैं वो इससे कितने स्ट्रांग हैं या कितने वीक हैं। ठीक है, इसको मैंने 1 यूनिट बोल दिया। तो यदि ये 1 यूनिट है तो स्ट्रांग फोर्स जो है वो इसका करीब 100 गुना है। और स्ट्रांग फोर्स होता कहाँ पे है, इनसाइड न्यूक्लियस, इंट्रा न्यूक्लियर। ठीक है, ये वो फोर्स है जो न्यूट्रॉन्स को, इसके प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रखता है। क्योंकि सोचने वाली बात है भाई, जैसे न्यूक्लियस है उसमें तो ढेर सारे प्रोटॉन्स होंगे डिपेंडिंग ऑन कि किस एटम का न्यूक्लियस है ना। और उसके अलावा फिर कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। सॉरी, न्यूट्रॉन्स तो मैंने प्लस बना दिया, बट प्लस नहीं है, जीरो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स और मतलब प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। और इसी के कारण ये न्यूक्लियस, ये फोर्स जो है वो पकड़ के रखता है इनको सबको न्यूक्लियस में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये फोर्स 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो न्यूक्लियस तो फट जाएगा तुरंत, है ना। प्रोटॉन्स तो कहीं भाग जाएंगे इधर उधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। अच्छा, ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो उसी रेंज में कंपेयर कर रहे हैं जिस रेंज में ये फोर्स एक्टिव होता है। तो ये फोर्स करीब इस रेंज में एक्टिव होता है। ये वो डिस्टेंस है कि 2 प्रोटॉन जो हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट इतना रहता है। ठीक है, तो इस रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यदि 1 यूनिट होगा 2 प्रोटॉन्स के बीच में, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है या जो न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर फोर्स, ये 100 यूनिट का होगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक फोर्स है, इतना वीक है। और ये कहाँ पे एक्ट करता है, ये भी उसी रेंज में एक्ट करता है जिस रेंज में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा है। ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीके ऑफ लार्ज एटम्स। ठीक है, जो बड़े साइज के जो एटम्स होते हैं उसका डीके में एक्टिव होता है। ठीक है, और इसका रेंज जो है वो इससे भी कम है। ये करीब इस रेंज में एक्ट करता है, 10⁻⁻18 मीटर। और ये करीब, जैसे ये प्रोटॉन का डायमीटर होता है इस साइज का, प्रोटॉन खुद करीब इस साइज का होता है। तो है ना, इस रेंज में ये एक्ट करता है, डीके कराता है, ये अपन ने पढ़ा नहीं है। और फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे फैमिलियर है हमारे लिए। वो जो है वो 10⁻36। कैन यू इमेजिन? आप सोचें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में ये कितना वीक फोर्स है। और पूरा सोलर सिस्टम और पूरा यूनिवर्स जो है, पूरी गैलेक्सी जो है वो इसी फोर्स पे चल रही है। ठीक है, इन 4 फोर्स के अलावा और कोई 5वां फोर्स नहीं। अच्छा, इसको, इस वाले फोर्स को मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला है ना। मैंने बोलने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक ही चीज है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक ही चीज है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ब्रीफली देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब एक टॉपिक है। अच्छा ऐसे करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे यदि कोई चार्ज है, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखें तब भी इस पे फोर्स पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड में यदि मूव करता है तब भी इस पे फोर्स पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि चार्ज यदि स्टेशनरी है तब तो जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे, आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, बट आपने कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा हो सकता है अभी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यही चार्ज यदि मूव करने लग जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है। तो अब आइंस्टीन ने क्या बोला, आइंस्टीन ने ये बोला कि यदि हम चार्ज के ऊपर जाके बैठ जाएं, ठीक है, यदि हम चार्ज के ऊपर जाके बैठ गए तो हमारी और चार्ज के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। तो हमारे चार्ज की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो चार्ज हमारे लिए स्टेशनरी हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड सारी गायब हो जाएगी, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या केवल रह जाएगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत है ना वियर्ड टाइप का लगता है, पर इसका इम्प्लीकेशन इसका ये हुआ कि डिपेंडिंग ऑन कि हमारा रिलेटिव मोशन क्या है चार्ज के साथ में, हमको या तो मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, यदि चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये दोनों फोर्सेज जो हैं बेसिकली सेम फोर्स हैं, केवल फ्रेम और रेफरेंस का डिफरेंस है। इसीलिए इस फोर्स को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही वर्ड यूज करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कोई भी दो बॉडी है कि नहीं, m1 और m2, यदि इनका मास है तो उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, अट्रैक्शन फोर्स है ये, जिसका मैग्नीट्यूड इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है, बाय आर स्क्वायर। और ये यदि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यदि r है, g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो ये है 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स जो है वो सभी बॉडीज के बीच में एक्ट करता है, ठीक है। हमको अर्थ पे अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, उसके अलावा ये फोर्स बहुत ज़्यादा फील नहीं करता है ना। जैसे आपके हाथ में बॉल है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बॉल आपको अट्रैक्ट कर रही है, और वो इसलिए है कि ये कांस्टेंट इतना छोटा है कि जो अर्थ पे जो वेरियस बॉडीज हैं उनका मास इतना कम रहता है कि फोर्स जो है वो बहुत ही छोटा रह जाता है, मतलब उसको परसीव करना मुश्किल होता है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस अभी कर रहे हैं, अभी इस टॉपिक के पर्पस के लिए ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो पुल है उसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहते हैं, बट हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जैसे अर्थ है, इसके ऊपर जो है वो हम एक डिस्टेंस पे एक बॉडी रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अर्थ का मास जो है वो कैपिटल M कर देते हैं और बॉडी का मास स्मॉल m कर देते हैं, और अर्थ का रेडियस जो है वो सपोज अर्थ का रेडियस
आर, कैपिटल आर जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो फोर्स इन दोनों के बीच में है ना, वो क्या होगा, Gm/r²। ऐसे बॉडी मैंने अर्थ के थोड़ी सी ऊपर बनाई है, बट अभी प्रिज्यूम करें कि ये बॉडी जो है अर्थ के सरफेस पे ही है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में वो जो अर्थ का रेडियस है ना, उसी के बराबर है, क्योंकि बॉडी का डायमेंशन अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो इसमें ये वाली जो टर्म है Gm/r², ठीक है, जैसे इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाली जो टर्म है Gm/r², ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है, ठीक है, और m हो ही गया। तो किसी भी बॉडी पे जो अर्थ के सरफेस पे रखी हुई हो, उस पे जो फोर्स लगेगा वो उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होता है, जो कई बार अपन उसको सिंप्लीफाई करके है ना प्रॉब्लम्स के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या है, जैसे अर्थ का सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म तो है नहीं, है कि नहीं, कहीं पे मतलब जो है वो नीचे खाई है और कहीं पे जैसे पहाड़ वगैरह है, ठीक है। तो उनका डिस्टेंस जो है वो अर्थ से, अब जैसे पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर यदि कोई बॉडी पड़ी हुई है, यदि ये बॉडी जो है वो पहाड़ के ऊपर है, तो उसका डिस्टेंस तो ये आर से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, है ना। यहाँ तो जैसे ये सरफेस पे था और ये डिस्टेंस जो है वो, सपोज इसको r' में बोल देता हूँ, तो r' जो है वो r से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। पर ये जो है ना, ये हम r' और r के बीच में डिफरेंस रखते नहीं हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना, जो अर्थ का रेडियस इक्वेटर पे है ना, वो 6400 किलोमीटर। अच्छा, उसके कंपैरिजन में यदि आप माउंट एवरेस्ट की हाइट ले लें, है ना, माउंट एवरेस्ट की यदि हाइट ले लें तो वो करीब है 8.8 किलोमीटर, ठीक है। तो यदि माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी यदि आप बॉडी को रख दीजिएगा तो उसके लिए आर कितना हो जाएगा, उसके लिए आर हो जाएगा 6400 प्लस 8.8, ठीक है। तो इसमें और 6400 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए हम जो है वो अर्थ में कहीं पे भी, अर्थ के सरफेस पे या थोड़े से हवा में कहीं पे भी बॉडी पड़ी हो तो ग्रेविटी में चेंज को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। ग्रेविटी चेंज डेफिनेटली होती है ना, एज जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो ग्रेविटी कम होती जाएगी, बट देन फिर उसके लिए जो है वो हाइट जो है वो सब्सटैंशियल होनी जरूरी है, तभी ग्रेविटी में कोई एक परसेप्टेबल डिफरेंस आएगा। तो वो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अलग से डील करेंगे तो वो उस तरह की प्रॉब्लम जो है वहां डील करेंगे अपन। बट ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि रेडियस का वेरिएशन अभी हम नहीं ले रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे। अच्छा, दूसरा इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर क्या हुआ, जो न्यूटन के थर्ड लॉ में है कि नहीं। तो इसमें जैसे ये फोर्स बॉडी और अर्थ के बीच में है, तो अर्थ जो है वो बॉडी पे इतने फोर्स से बॉडी को खींच रही है और इतने ही फोर्स से बॉडी भी अर्थ को खींच रही है, ठीक है, इतने ही फोर्स से खींच रही है, ठीक है। तो पर अब पॉइंट ये है कि भाई अर्थ को ये फोर्स क्यों नहीं नजर आ रहा है ना, वो तो ऑब्वियस है। यदि अर्थ का एक्सेलरेशन हम निकालें तो क्या हो जाएगा, है ना, Gm/r², ये बॉडी हो गई, है कि नहीं, जो कि अर्थ का एक्सेलरेशन, और फिर अर्थ का मास, तो ये हो गया मास इनटू a', ठीक है। जैसे हमने ये निकाला था अर्थ के केस में तो ग्रेविटी निकला। अब a' के लिए ये Gm/r², आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये तो बहुत ही छोटी टर्म आएगी। ये टर्म तो चूंकि g की वैल्यू तो है ना 10⁻⁻11 है, ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। तो अर्थ का एक्सेलरेशन उस हिसाब से मतलब है ना नहीं के बराबर, या है ना इट्स नॉट रेलेवेंट। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें क्या होनी जरूरी थी, एक तो दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तो यदि
अर्थ का फोर्स बॉडी पे, उसको यदि हम एक्शन मानते हैं, ठीक है, तो इसका रिएक्शन जो है वो बॉडी का फोर्स अर्थ पे, ठीक है, ये इसका रिएक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, फोर्स सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, डिफरेंट बॉडीज पे है, और इस पेयर का नेचर सेम है, नेचर ऑफ फोर्स है ना, सेम है, तो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं, ये एक ही फोर्स का दो एंड है बेसिकली, तो ये इसका एक्शन रिएक्शन पेयर है। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कशन अभी एंड करने के पहले एक चीज मैं बोलूं, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का टॉपिक जो है वो अपने आप में अलग चैप्टर है, ठीक है, उसको अपन डील करेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, उसके बाद में करेंगे उसको, है ना। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इस कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो काफी सिमिलर है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करने के बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा एज अ चैप्टर अलग से डिस्कस करेंगे, है ना, उस टाइम पे डिस्कस करेंगे तब, ठीक है।